दोस्तों वेलकम टू आवर एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स। जिस तरह आप लोग से वादा किया गया था कि इस चैप्टर का पार्ट 2 आएगा, तो आज हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं। क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग का सिर्फ ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 टॉपिक रह गया है डिस्कस करने का, जो कि एक है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, लास्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्शन का डेफिनेशन वगैरह समझे थे, टीपी एपी एमपी का रिलेशनशिप पढ़े थे, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड था वो हम लोग पढ़े थे। अगर उस वीडियो आप लोग नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को जा करके आप लोग देख ले, उसके बाद यहाँ पे आए। आज हम लोग इस क्लास में हम लोग टॉपिक मतलब डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को डिनोट करेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम लोग पढ़े थे वो किसको डिनोट किया था, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को। और लॉन्ग रन में हम लोग किसको पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एक लॉन्ग रन पीरियड को डिनोट करता है। और लॉन्ग रन पीरियड आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं कि लॉन्ग रन पीरियड वो पीरियड होता है जहां पर जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितना भी इनपुट्स है, हम लोग सबको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब सेम प्रोपोर्शन में हम लोग सभी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या था भाई, कि वहां पर हम लोग एक फैक्टर एटलीस्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और बाकी फैक्टर्स क्या रहेगा, वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत है, लॉन्ग रन है, तो यहाँ पे ऑल फैक्टर्स क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, जिसको हम लोग सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर सकते हैं जब चाहे तब। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का लॉ देखो क्या बोला, दिस लॉ इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, जहां पर जितना भी फैक्टर्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। वी कॉल दिस इज चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, द वे टोटल आउटपुट चेंजेस, टोटल आउटपुट मतलब टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो चेंज हो रहा है इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जितना भी इनपुट्स है, इनपुट्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं सेम प्रोपोर्शन में, घटा भी सकते हैं। तो अगर जब बढ़ाएंगे हम लोग, इंक्रीज करेंगे अगर तुम्हारा इनपुट्स को, तो आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन में हम लोग को क्या मिलेगा, बढ़ करके दिखने को मिलेगा, एक्सटेंड होगा, आउटपुट भी एक्सटेंड होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इस टेबल में कि हम लोग का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए 2 इनपुट्स चाहिए, क्या क्या, लेबर और कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए, लेबर और कैपिटल। देखो पहला हम लोग सिनारियो ले रहे हैं कि एक लेबर है 2 कैपिटल है, कितना, एक लेबर 2 कैपिटल मिलके कितना प्रोडक्शन किया, 10। ठीक है, हम इनपुट्स को डबल कर दिया। देखो एक लेबर के जगह में 2 लेबर कर दिया, 2 कैपिटल के जगह में 4 कैपिटल कर दिया, तो इससे प्रोडक्शन जो हुआ वो कितना हुआ, 25 ज़्यादा करके दिया भाई। एक लेबर 2 कैपिटल मिल करके 10 कर रहा था, तो डबल करेंगे तो ये भी डबल होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था, लेकिन कितना हो गया, 25 हो गया। फिर हम लोग और डबल किए इनपुट्स को, 4 लेबर 8 कैपिटल किया, तो प्रोडक्शन कितना हुआ, और डबल से ज़्यादा हो गया, 25 से 50 होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखो 8 लेबर 6 कैपिटल, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट्स को डबल करते जा रहे हैं। इनपुट्स डबल किए तो आउटपुट देखो इस बार 60 का एकदम डबल हुआ, 120। फिर हम लोग डबल किए 16 लेबर 32 कैपिटल, तो प्रोडक्शन कितना हुआ, 240। कितना हुआ, 240, मतलब पूरा सेम डबल हुआ। उसके बाद हम लोग इनपुट्स को और डबल किए, आउटपुट डबल से घट गया। देखो 240 का डबल होना चाहिए था 480, लेकिन कितना हो गया, 400 हो गया। फिर हम लोग क्या किए, इनपुट्स को और डबल किए, तो आउटपुट 400 से 800 की जगह में 700 हो गया। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा देखो इनपुट हम लोग डबल कर रहे हैं, मतलब तीसरा यूनिट तक का देखो इनपुट्स हम लोग डबल कर रहे हैं, आउटपुट डबल से ज़्यादा बढ़ करके आ रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन एक टाइम के बाद हम लोग प्रोडक्शन करते जा रहे थे, इनपुट्स हम लोग को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है ना, जब एक फैक्ट्री लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन करता है ना, तो शुरुआती दौर पर जब वो इनपुट्स को डबल करता है या इनपुट्स को बढ़ाता है, तो उसको बहुत सारा फायदा मिलता है, जिसको हम लोग इकोनॉमीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज। शुरुआती दौर पे हम लोग को क्या मिलता है, इकोनॉमिक, बहुत सारा फायदा मिलता है। लेबर सस्ता मिल गया, फैक्ट्री अच्छा जगह में सेटअप किए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिल गया। अच्छा, लार्ज स्केल में हम लोग बल्क में सामान खरीद करके इनपुट्स लाते हैं ना, होलसेल रेट में हम लोग को सस्ता में सामान मिल जाता है। तो ये सब फायदे की वजह से हम लोग को क्या मिला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिला। लेकिन एक टाइम के बाद कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने के बाद जब वो इनपुट्स को डबल करता है ना, तो उसका आउटपुट उतना रेट से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ता है। जितना हम डबल किए उतना ही मेरा आउटपुट भी आया, फिर डबल किए, आउटपुट भी एकदम सेम अमाउंट से, जितना इनपुट का रेट हम लोग बढ़ाए उतना ही रेट से तुम्हारा आउटपुट भी बढ़ करके मिला। फिर एक टाइम पे कंपनी कहाँ चले जाता है ना, पीक पे चले जाता है, मतलब उससे ऊपर और कंपनी नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट का साइज़ क्या है, फिक्स है, उसके ऊपर जा ही नहीं सकता। तो उसके ऊपर जब वो जा नहीं सकता, अगर हम तब भी इनपुट्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आउटपुट घटेगा।
क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर हम लोग को लॉस होने लग जाएगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब खर्चा जो बनाने में जो होगा वो लागत ज़्यादा गिरने लग जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा होने लग जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, फ़ायदा भी कम मिलेगा। उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इसका शेप देखो कैसा होता है, कर्व। हालांकि तुम यहाँ पर कर्व या फिर टेबल नहीं लिखाओगे, अब ये जो हम लिखाएंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न, सॉरी कांस्टेंट रिटर्न और डिक्रीजिंग का, वो हम तुम्हारा एक इक्वेशन से हम पूरा क्लियर कर देंगे, जो कि इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी हालांकि हम तुम लोग को समझाने के लिए टेबल दे दिए और कर्व भी दे दी है। इसका कर्व कैसे देखने को मिलेगा, इस तरफ हम लोग टोटल प्रोडक्शन रखे और यहाँ स्केल ऑफ प्रोडक्शन रखे, यूनिट मतलब इनपुट्स को, यहाँ आउटपुट स्टार्टिंग दौर पे क्या मिलेगा हम लोग को, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा। फिर एक टाइम पे कंपनी में अपना बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा तो क्या मिलेगा उसको, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा। अगर उसके ऊपर भी कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करने मांग रहा है, इनपुट्स को बढ़ाते जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा। समझ में आया भाई? तो यहाँ तक का नोट्स को कॉपी करना, और नोट्स कॉपी मत करना, मैंने पीडीएफ में क्या किया है, लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इस चैप्टर का पीडीएफ, तो पहले पीडीएफ एक बार देख लेना, पहले क्लास कर लो, फिर उसके बाद पीडीएफ एक बार लिख लेना। चलो अब हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का कितना फॉर्म था, 3 फॉर्म्स था। क्या क्या था अभी हम लोग लिख करके आए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और तुम्हारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। याद करो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी 3 फॉर्म्स था। क्या क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और तुम्हारा नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या था, इंक्रीज, डिमिनिश, नेगेटिव। यहाँ पर इंक्रीज कांस्टेंट, डिक्रीज है, इधर का आंसर वहाँ मत डाल देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जिसका जो पॉइंट है वही यूज करोगे। वहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर था, क्योंकि एक फैक्टर चेंज होता था पूरा लॉन्ग रन में, पूरा यहाँ पे लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में पूरा का पूरा चीज़ अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, चेंज इन स्केल। और एक फैक्टर को जब हम लोग चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर चेंजेस। क्लियर है? तो यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, वहाँ डिमिनिश था सेकंड में, यहाँ क्या कांस्टेंट है, वहाँ नेगेटिव था, यहाँ क्या है, डिक्रीज है। स्टूडेंट लोग क्या करता है ना सर, डिमिनिश वहाँ पे क्या करता है, जाकर के डिक्रीज लिख देता है, जो कि गलत हो जाता है। देखो डिमिनिश मतलब और डिक्रीज में फर्क है। डिमिनिश में क्या होता है ना कि बढ़ रहा, रेट कम हो रहा, बढ़ ही रहा है लेकिन रेट कम हो रहा। और डिमिनिश मतलब क्या होता है, सॉरी डिक्रीज मतलब क्या होता है, गिर जाना। और डिमिनिश मतलब क्या होता है, बढ़ रहा, सिर्फ रेट में कमी आना। तो समझ में आ रहा दोनों में फ़र्क। तो इसलिए यहाँ का आंसर वहाँ मत डाल देना, तो आंसर गलत हो जाएगा। चलो हम लोग रिटर्न्स टू स्केल पढ़ रहे हैं, वहाँ पर इस खैर को अच्छे से देख लेना वीडियो, तो इतना बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारा काम था बता देना, तो बता दिए। और आते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में। पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होगा कि जब हम लोग इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट इनपुट के रेट से ज़्यादा बढ़ करके निकलेगा। ज़्यादा बढ़ करके मतलब रेट, तुम इनपुट को डबल करोगे तो आउटपुट जो है डबल से ज़्यादा होकर के आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इसको हम लोग इलेबोरेट किया है बाई इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखो इफ आउटपुट लेवल इंक्रीज, आउटपुट बढ़ रहा है ग्रेटर प्रोपोर्शन में देन इंक्रीज इन इनपुट, इनपुट से ज़्यादा रेट में आउटपुट बढ़ रहा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलेंगे। ठीक है, सपोज कर लो Q इज इक्वल टू x1 इंटू x2 एक प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब प्रोडक्शन का ये फंक्शन है। जो Q जो डिनोट कर रहा है ना, ये क्या है, आउटपुट, और x1 और x2 क्या डिनोट कर रहा है, इनपुट। अब हम लोग अगर x1 को अगर हम लोग 1 ले लिए, कितना ले लिए, x1 को 1 ले लिए, और x2 को कितना ले लिए, 2 ले लिए, तो पुट करो इस फॉर्मूला में। अगर x1 1 हो जाएगा और x2 अगर 2 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, Q कितना होगा भाई, 2 ही रहेगा। देख लो Q कितना है, 2। अब नाउ हम लोग अब क्या किया है कि x1 को हम लोग 2 कर दिया और x2 को 4 कर दिया। कितना था पहले, 1 और 2 था, अब 2 4 कर दिया, मतलब डबल कर दिया ना। इनपुट्स को क्या कर दिया हम लोग, डबल कर दिया। अब देखो इनपुट 2 हो गया और 4 हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आउटपुट कितना आएगा, 8 आएगा, 8। देखो इसमें क्या शो कर रहा है कि जैसे ही हम लोग इनपुट्स को डबल किए, पहले x1 1 था, x2 2 था, अब x1 2 हो गया, x2 4 हो गया, डबल हुआ, इनपुट्स डबल, आउटपुट क्या हुआ, पहले कितना निकल के आया था 2, अब कितना निकल के आया, आउटपुट 8। मतलब आउटपुट क्या हो गया, 4 गुना हो गया कि नहीं। इनपुट को 2 गुना से बढ़ाने से आउटपुट कितना गुना बढ़ गया, मतलब 4 टाइम्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलेंगे। क्लियर है? चलो
अब आते हैं हम लोग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वो सिनेरियो को बताएगा जब तुम्हारा जितना रेट से तुम इनपुट्स को बढ़ाओगे उतना ही रेट से आउटपुट भी बढ़ेगा। तुम इनपुट को डबल करोगे तो आउटपुट भी डबल होगा। तुम इनपुट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट भी कितना टाइम होगा, 3 टाइम्स। तुम इनपुट को n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आउटपुट भी तुम्हारा n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो आओ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में पढ़ते हैं। इफ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आउटपुट लेवल चेंज होगा, कौन सा प्रोपोर्शन में? सेम प्रोपोर्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सपोज Q इज इक्वल टू, इक्वेशन लिए 5x1 प्लस 3x2, एक क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन है। अब हम लोग x1 को अगर 1 ले लिए और x2 को कितना ले लिए? 2। पुट करो, x1 5 के इंटू 1 और x2 कितना है? 3 के जगह में, x2 के जगह में 2 बैठा दिए तो कितना होगा? 5 इंटू 1 5 प्लस 3 इंटू 2 6, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? आउटपुट 11 निकल के आएगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या किए हैं? इनपुट्स का हम लोग क्या किए? इनपुट्स को डबल किए। पहले x1 1 था, x2 2 था, अब x1 2 हो गया, x2 कितना हो गया? 4। मतलब इनपुट्स क्या हुआ भाई? डबल हुआ। गौर से देखो, इनपुट्स को क्या किया हम लोग? डबल किया। पहले x1 1 था, x2 2 था, अगर हम लोग पुट किए थे तो आउटपुट कितना निकल के आया था? 11 निकल के आया था। करो ना भाई, 5 इंटू 1 5 और 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 कितना होगा? 11 होगा। तो आउटपुट कितना निकल गया था? 11। अब हम लोग इनपुट्स को क्या कर रहे? डबल कर रहे। मतलब 5 इंटू 1 के जगह में 5 इंटू 2 कर रहे और 3 इंटू 2 के जगह में 3 इंटू 4 कर रहे हैं। x2 को 4 कर दिए और x1 को 2 कर दिए, मतलब इनपुट्स को डबल कर दिया। तो आउटपुट कितना आएगा? 5 दूना 10 प्लस 3 4 से 12, 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा भाई? 22 हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? इनपुट्स डबल किया, 1 2 था, फिर 2 4 कर दिए। x1 1 था, x2 2 था, तो हम लोग फिर क्या किया? x1 को 2 कर दिए और x2 को 4 कर दिए। तो उस टाइम में इनपुट्स 11 था, अभी इनपुट्स कितना आया? 22 आया। तो जितना रेट से इनपुट्स डबल हुआ, आउटपुट भी क्या हुआ? डबल हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सर इक्वेशन याद करना होगा एग्जाम में। हाँ भाई, इक्वेशन को याद करना, टेबल याद करना ज़्यादा मुश्किल है। जो अभी हम लोग टेबल पढ़ा है उससे अच्छा क्या है? इक्वेशन याद कर लो, अब खुद से बना करके आंसर लिखो। लास्ट टॉपिक हम लोग आ रहे हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इस लॉ का लास्ट टॉपिक डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होगा कि जब आप इनपुट्स को बढ़ाएंगे जितना रेट से, आउटपुट उससे कम रेट से बढ़ेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सर ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम पीक पे पहुंच गया, अब और आगे आप बढ़ाने मांगेंगे तो बढ़ाने का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपको नुकसान मिलेगा, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एक चरम सीमा पे पहुंच गया। अगर उसके ऊपर आप पहुंचाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को तो फ़ायदा की जगह में क्या होगा? आपको नुकसान होगा। तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वही सिनेरियो को इलेबोरेट कर रहा है। पढ़ो, इफ़ द आउटपुट लेवल इंक्रीजेज, आउटपुट हम बढ़ा रहे, आउटपुट जो बढ़ रहा है वो कौन सा प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है? लोअर प्रोपोर्शन दैन इंक्रीज इन इनपुट। मतलब जितना इनपुट आप बढ़ा रहे ना, आउटपुट उससे कम बढ़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसका इक्वेशन देखो, Q इज इक्वल टू रूट अंडर x1 प्लस रूट अंडर x2। अच्छा एक गलती मत कर देना, ये रूट को दोनों को साथ में जोड़ मत देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। रूट अंडर x1 अलग है, प्लस जो है वो रूट के बाहर है, प्लस रूट अंडर x2 है। क्लियर है? ये हम लोग का प्रोडक्शन फंक्शन लिया। इस जगह में हम लोग x1 को पहले कितना लिया? 4 और x2 को कितना लिया है? 1। पुट करो भाई, यहाँ पर ही हम लोग अगर रूट के अंदर 4 रखेंगे तो, और रूट के अंदर 1 रखेंगे x2 के जगह, तो 4 का रूट कितना होता है? 2, खुल जाएगा रूट, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो Q कितना होगा भाई? 3 होगा। रूट अंडर मैथ्स में आता होगा, इतना 10 तक का हम मान करके चले, आप लोग को इतना आता होगा। ठीक है, रूट 4 का तुम्हारा रूट अगर हटाएंगे तो कितना आएगा? 2, और रूट 1 का अगर हम लोग रूट हटाएंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो रूट 4 प्लस रूट 1 कितना होगा? 2 प्लस 1 कितना आएगा? Q कितना आएगा? 3 आएगा। अब हम लोग आउटपुट इनपुट को डबल कर दिए, कितना कर दिए? पहले x1 कितना था? 4 था, और x2 कितना था? 1। अब x1 कितना कर दिए? 16, डबल नहीं किया बल्कि 4 गुना बड़ा कर दिए। x1 कितना हो गया? 16, और x2 कितना हो गया? 1 के जगह में कितना हो गया? 4, मतलब 4 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनपुट्स,
आउटपुट भी 4 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, आउटपुट कितना हो गया। अब रूट के अंदर 16 को अगर हम लोग करेंगे x1 की जगह में तो कितना आएगा 4, और 4 का रूट कितना आएगा 2, 4 + 2 कितना आएगा 6 आएगा ना। क्यों? तो ये दिखा रहा है तुम्हारा कि इनपुट्स 4 गुना किया और आउटपुट्स कितना आया, सिर्फ 2 गुना बढ़ा, 3 से 6 हो गया। यही बोला कि इफ इनपुट्स आर क्वाड्रबल, आउटपुट कितना हो गया डबल। इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न स्केल बोलेंगे। तो ये हुआ हम लोग का लॉ ऑफ रिटर्न स्केल भी कंप्लीट। नोट्स डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना कैसे लिखा जाएगा आंसर। क्लियर है? चलो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग आते हैं, क्या है, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर इसका जितना भी पीडीएफ है, क्या लिखना है आंसर, वो सब पीडीएफ में आप लोग का आंसर टाइप हम बना करके लिख दिए। इसको अभी हम सिर्फ इलेबोरेट कर रहे हैं क्योंकि क्लासेस वगैरह में इसको पढ़ाया नहीं जाता। ये जस्ट एक रीड का पार्ट है, रीड करा देता आदमी, पॉइंट लिखा देता और समझा देता है। लेकिन फिर भी हम इसका आंसर खुद बना करके अपने तरफ से ईजी लैंग्वेज में जितना हो सकता है बुक से निकाल वगैरह कर हम तुम लोग को पीडीएफ दे दिया कि पढ़ करके तुम लोग को समझ में आ जाए। हम तो समझाएंगे ही, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो आते हैं हम लोग इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। देखो क्या होता है ना, लॉन्ग रन में जब एक फर्म काम करता है या एक इंडस्ट्री काम करता है ना, तो उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है स्टार्टिंग दौर पे, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज। लेकिन एक टाइम के बाद वो जो फ़ायदा है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है नुकसानात में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस इकोनॉमीज। तो इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि फर्म अगर एक्सपैंड करेगा अपना प्रोडक्शन लार्ज स्केल में, तो उसको शुरुआत में क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस करने मिलेगा इकोनॉमीज। इकोनॉमीज मतलब फ़ायदा को। क्यों होगा ये फ़ायदा, क्योंकि तुम्हारा लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट, मतलब जो तुम सामान बना रहे हो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। पहले तुम बना रहे, देखो एक चीज़ बनाओगे तो उसमें क्या होता है, लागत या कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। वही चीज़ तुम बल्क में सामान बनाओगे तो तुमको क्या मिलता है, सस्ता में काम हो जाता है कि नहीं। मतलब तुम्हारा हम लोग क्वांटिटी में कमा लेते हैं, सस्ता में लार्ज इनपुट्स लाएंगे हम लोग, सस्ता में मिलेगा। एक बार में गाड़ी भाड़ा इतना सामान लेंगे तो गाड़ी भाड़ा में हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब फ़ायदा को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमीज़ बोलते हैं। अब इकोनॉमीज जो होता है ना, 2 प्रकार से हम लोग को मिल सकता है, एक इंटरनल इकोनॉमीज, एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज मतलब मेरे फर्म के अंदर, मेरा फैक्ट्री के अंदर हमको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है फर्म के अंदर से, वो सब इकोनॉमीज को क्या बोलते हैं, इंटरनल। नाम ही क्या है इसका, इंटरनल। और एक्सटर्नल इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज है जो हमको फर्म के बाहर, मतलब अपने दुकान के या अपना कारखाना के बाहर से हम लोग को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, अपने इंडस्ट्री के बाहर से। वो सब इकोनॉमीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। देखो अब एक चीज़ याद रखना ना तुम लोग, ये होता है इंडस्ट्री। जैसा रिलायंस कंपनी क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है ना, वो एक चीज़ पे डील नहीं करता बल्कि बहुत सारा चीज़ पे डील करता है। जैसे रिलायंस कंपनी को तुम देखना, वो पेट्रोल पे डील कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पे डील कर रहा है, तुम्हारा पावर एंड गैसेस वगैरह पे है, बहुत सारा उसका काम है। तो वो सब काम जितना छोटा छोटा फर्म है, जैसे ये मान लो जियो है, ये तुम्हारा रिलायंस पेट्रोलियम है, रिलायंस पेट्रोल का है, रिलायंस तुम्हारा पोर्ट है, बहुत कुछ है इसका बिजनेस, अनगिनत बिजनेस है। तो ये सब जो कहलाता है ना छोटा छोटा, ये सब क्या कहलाता है, फर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्म। और सबको अगर जोड़ दोगे तो वो क्या कहलाएगा, इंडस्ट्री कहलाएगा। क्लियर है? तो द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड क्या होता है, इंडस्ट्री। मतलब सब फर्म को अगर कलेक्ट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंडस्ट्री कहलाएगा। क्यों बताया है, देखो ज़रूरी है ये। इंटरनल इकोनॉमीज जो मिलता है ना, वो एक फर्म को मिलता है। किसको मिलता है, फर्म को अपने अंदर। जैसे मान लो कार का बिजनेस है, तो कार का बिजनेस में बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा, एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एक मैनेजिंग डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट होगा। अब हमको परचेज डिपार्टमेंट में मिला तो हम अपना परचेज डिपार्टमेंट से जो भी बेनिफिट ले सकते हैं वो क्या कहलाएगा, इंटरनल इकोनॉमीज। तो मतलब इंटरनल इकोनॉमीज जो होता है ना, वो क्या रहता है, स्पेसिफिक रहता है, स्पेसिफिक फर्म के लिए। मतलब हर फर्म का अपना अलग अलग हिसाब है, अलग अलग फ़ायदा कमाने का जरिया है। तो ये क्या स्पेसिफिक है, डिफरेंट है डिफरेंट फर्म के लिए। हर फर्म का अलग अलग फ़ायदा है, हर फर्म का अलग अलग नुकसानात है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक है सब अलग अलग फर्म के लिए, या फिर डिफरेंट है अलग अलग फर्म का। जो फर्म 1 रुपया फ़ायदा कमा रहा, जरूरी नहीं है दूसरा फर्म भी 1 रुपया कमाए, वो 2 रुपया भी कमा सकता है। मतलब वो डिफरेंट होगा बेनिफिट्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल इकोनॉमीज बोलेंगे। अब इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर बहुत सारा पॉइंट्स जो आपको
लिखने के लिए इलेबोरेट करना होगा एग्जाम में। वो क्या है? पहला पॉइंट टेक्निकल इकोनॉमीज। देखो टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज, एक फर्म है, मेरा फर्म है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का मेरा फर्म है, हम किसका? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है। अब मेरा फर्म जो है पहले मशीन की जगह ना लेबर यूज़ करता था सामान बनाने के लिए, लेकिन आज के टाइम में एडवांस हो गया, हम क्या किए हैं? नया मशीन लेकर के आए। अब मशीन लेकर के आइए, मेरा इंटरनली मामला है ना, हम लेबर हटाए मशीन लाए, ये तो अंदरूनी मामला है। हम अपना लेबर लाए, लेबर को हटा के क्या लाए? मशीन लाए। अब मशीन आने से क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा सामान बनेगा और कम टाइम पे भी बनेगा, मुकाबले तुम्हारा लेबर से। लेबर कम टाइम में नहीं बना सकता, उनको टाइम चाहिए। तो मशीन आता किस लिए? मशीन यही आता है कि काम को क्या करता है? कम टाइम में जल्दी से जल्दी ज़्यादा प्रोडक्शन करके देता है। तो ये बेनिफिट होगा। और बेनिफिट क्या होगा? और बेनिफिट्स ये होगा बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब जो वेस्ट होता है ना, जैसे कि मान लो गंजी बनाने का बिजनेस, अगर गंजी हम कटिंग करेंगे तो साइड से जो छाट वगैरह निकल जाता है ना, जो कि वेस्ट हो जाता है, लेकिन मशीन आने से वो वेस्टेज मटेरियल कम होता है, क्योंकि उन लोग का एक पैटर्न रहता है, गलती नहीं करता है, मशीन को जैसे बोलोगे वही हिसाब से वो बना देगा। तो बाय प्रोडक्ट्स तुम्हारा कम निकल के आता है, जिसके वजह से क्या होता है? तुम्हारा कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट, वो क्या होता है? कम होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये बेनिफिट हुआ एक तरह का ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल इकोनॉमीज बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? मार्केटिंग इकोनॉमीज। मार्केटिंग इकोनॉमीज में क्या होगा? ये बेनिफिट मिलेगा एक फर्म को। कैसे? देखो, फर्म जैसे मान लो मेरा परचेज डिपार्टमेंट, या फिर तुम्हारा मान लो मेरा सामान मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट है, सामान को हम बनाते हैं, गाड़ी का बिजनेस है मेरा, गाड़ी का बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। मेरा डिपार्टमेंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है। अब मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको सामान, रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए ना, तो रॉ मटेरियल हमें एक एक करके लाएंगे तो क्या पड़ेगा? महंगा पड़ेगा। वही चीज़ हम क्या करेंगे? बल्क में लाएंगे। बल्क में लाने से हमको सामान क्या मिलता है? सस्ता में मिलता है, होलसेल प्राइस में मिलता है। दूसरा चीज़, हम एक एक करके लाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरा लगेगा ज़्यादा, तो हम यहाँ पे बल्क में ला रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है। दूसरा चीज़ और क्या है कि मान लो अगर हमको कभी एडवर्टीजमेंट करना है, मार्केटिंग मूवमेंट अगर हमको करना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो हम क्या करेंगे? लार्ज स्केल में मार्केटिंग करने में हमको क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। छोटा मोटा बिजनेस का कभी देखा है मार्केटिंग होते हुए? मार्केटिंग होता है बड़ा बड़ा बिजनेस का, जो कि लॉन्ग रन में चलने के लिए लार्ज स्केल, उसके में पैसा बहुत ज़्यादा है। तो ये सब बेनिफिट क्या होता है? मार्केटिंग इकोनॉमीज होता है। क्या होता है? मार्केटिंग इकोनॉमीज। तीसरा क्या है? फाइनेंशियल इकोनॉमीज। देखो, फाइनेंशियल इकोनॉमी, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा। अब लॉन्ग रन में तुम बिजनेस कर रहा है तो तुमको पैसा क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए कि नहीं? लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो तुमको इंडस्ट्री, मतलब जो फर्म खरीदना होगा, एक कल कारखाना खरीदना होगा, तुमको इंडस्ट्री का जगह लेना होगा, मतलब बिजनेस करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ लेबर रखना होगा, तो सबको ये दोगे तुम, एम्प्लॉय लोग को सैलरीज वगैरह दोगे, तो इसके लिए पैसा चाहिए। अब छोटा मोटा बिजनेस के लिए तो इम्पॉसिबल है लॉन्ग रन में ऑपरेट करना, तो उन लोग को पैसा चाहिए। तो पैसा एक इंसान के पास लिमिटेड है, हर इंसान के पास। तो फाइनेंशियल, जब तुम लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करते हो ना, तो तुमको लोन वगैरह बहुत सा ईजिली मिल जाता है बैंक से या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। मिसाल के तौर पे हम लोग अगर लोन लेने जाएंगे ना बैंक से, तो बैंक उतना जल्दी देगा नहीं, लेकिन वही जगह में अंबानी वगैरह लोग जाएगा ना लोन लेने के लिए, तो उन लोग को ईजिली मिल जाता है लोन, क्योंकि उन लोग को लार्ज फंड रिक्वायरमेंट होता है। जान रहा कंपनी की ये लोग पैसा लेगा, बिजनेस करेगा और कल कमा लेगा वो लोग, और बदले में हमको पैसा मिल जाएगा। बड़ा आदमी भाग के जाएगा कहाँ? इसलिए हम लोग को देने से पहले सोचता है बैंक वगैरह या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन इन लोग को फाइनेंशियल इकोनॉमीज भी मिल जाता है आराम से। इन लोग को जब चाहे पैसा, मान लो अगर उसको अंबानी जी को अगर कुछ और चीज़ का बिजनेस खोलना है, मान लो कल कोचिंग उसको खोलना है, तो कोचिंग के लिए अगर उसको पैसा उठाना है तो वो आराम से ईजिली क्या कर सकता है? वो पैसा उठा करके कोचिंग स्टार्ट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? रिस्क स्प्रेडिंग इकोनॉमीज। रिस्क स्प्रेड मतलब क्या होता है? स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो रिस्क स्प्रेडिंग इकोनॉमीज मतलब क्या होता है? देखो, लार्ज स्केल में जब कोई इंसान बिजनेस करता है ना, तो वो एक जगह ऑपरेट नहीं करता, बल्कि अपना कारखाना या अपना बिजनेस वो दुनिया का, मतलब इंडिया का बहुत सारा जगह पे क्या करता है? वो एक्सपैंड करता है, और एक चीज़ पे डील भी नहीं करता है। जैसे कि हम बताएं ना, रिलायंस कंपनी का एक चीज़ का बिजनेस नहीं है, बल्कि बहुत सारा बिजनेस है। अब मान लो अगर उसको एक बिजनेस में लॉस भी हो गया, या एक जगह फैक्ट्री से उसको लॉस हो गया, मान लो बेंगलुरु में उसका जो एक फैक्ट्री था वहाँ से उसको लॉस हो गया, लेकिन उसका चेन्नई का जो फैक्ट्री था वहाँ से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले रहा, तो वो क्या करेगा? कंपनसेट कर लेगा एक लॉस दूसरा को। ऐसा नहीं है कि वो बेंगलुरु को बंद कर देगा, बल्कि उसको सुधारने का कोशिश करेगा। लॉन्ग रन में क्या करेगा? उसको फाइनेंस करेगा। कहाँ से पैसा लाएगा? वो चेन्नई से लाएगा। जैसे एग्जाम्पल तुम ले लो, तुम्हारा
टाटा कंपनी को ले लो। टाटा मोटर्स जो कंपनी है ना, वो टाटा मोटर्स टाटा कंपनी का होता है ना, बेनिफिशियल कंपनी नहीं है, बल्कि वो नुकसान कमा करके देता है, अर्न करके देता है, लॉस करके देता है, उतना फ़ायदा करके नहीं देता है। लेकिन वही चीज़ टाटा का जो टीसीएस सेक्टर है, टीसीएस जो है, वो टीसीएस क्या करता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा करके देता है टाटा को। तो ऐसा थोड़ी ना टाटा अपना मोटर्स कंपनी को बंद कर देगा वो ले करके चलेगा। हाँ, लॉस हो रहा है, लेकिन वो कहाँ से रिकवर कर ले रहा है, अदर जगह से वो रिकवर कर ले रहा है। तो इस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, रिस्क स्प्रेडिंग इकोनॉमिक्स। फिफ्थ क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमीज। देखो, तुम लार्ज रन में अगर प्रोडक्शन फंक्शन करोगे ना, तो तुम अकेले बिजनेस नहीं संभाल सकता। तुमको क्या चाहिए, एक्सपर्ट लोग का दरकार चाहिए कि पैसा कहाँ आएगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा रहता है ना, ह्यूज फंड रहता है। तो उस टाइम में कंपनी क्या करता है ना, हायर करता है एक्सपर्ट्स लोग को, प्रोफेशनल लोग को, CA, CS, CMA, MBA किया हुआ बंदा लोग को, इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा लोग को, IT डिपार्टमेंट का, वो लोग को हायर करता है। किस लिए हायर करता है, ताकि वो अपना बिजनेस को क्या कर सके, अच्छा से संभाल सके। जो चीज़ उसको उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है, वो क्या कर सके, उन लोग को बुला करके उन लोग से एक्सपर्टीज़ ले, उन लोग से कंसल्ट करे और अपना बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। अब एक्सपर्ट्स लोग आएगा तो वो लोग क्या करेगा, अपना नॉलेज प्रेजेंट करेगा, और इससे क्या होगा, तुम्हारा एवरेज कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, और तुम्हारा कंपनी क्या होगा, बेनिफिट्स कमाते जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो, हर फर्म का क्या होता है, एक R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे एग्जांपल ले लो, पहले जो कोलगेट हम लोग के ज़माने में चलता आता था, वो क्या था, एक वाइट कलर का पेस्ट था, वो यूज़ करते थे। लेकिन डे बाई डे क्या हो रहा है, कोलगेट में या फिर तुम्हारा टूथपेस्ट में क्या हो रहा है, नया नया वैरायटी आ रहा है। कभी नमक आ जा रहा है, कभी मिंट आ जा रहा है, कभी ग्रीन हो जा रहा है, कभी ब्लू हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मार्केट में ना हमेशा हम लोग को इनकन्सिस्टेंट नहीं रहना, मतलब हम लोग को क्या करना होगा, कुछ ना कुछ न्यू अप टू डेट करना होगा, ताकि एक हम लोग का जो बायर जो है वो क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। फ़ोन का ही ले लो ना भाई, फ़ोन का पहले कितना कैमरा होता था, एक, अभी 2 आ रहा, 3 आ रहा, कुछ दिन बाद पूरा फ़ोन कैमरा ही से भर जाएगा। तो ये क्या होता है, डे बाई डे चेंजेस होता रहता है। ये चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, इससे क्या होता है ना, बायर लोग भी अट्रैक्ट होता है और मार्केट में अप टू डेट रहता है। तो इससे भी इकोनॉमीज होता है, बहुत सा खरीद लेता है। देखो ना, iPhone 12 और iPhone 13 में क्या फ़र्क है, एक कैमरा ही का फ़र्क है, लेकिन आदमी खरीद रहा ना, सेल्स हो रहा। क्यों हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से। लास्ट टॉपिक क्या है, इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, समाज सेवा। देखो, जब तुम कंपनी लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो तुमको सिर्फ अपना देखना नहीं होगा, बल्कि साथ में तुमको सोसाइटी का भी देखना होगा कि तुम्हारे वजह से कोई कहीं नहीं सोसाइटी का नुकसान नहीं हो जाए। तो हर एक कंपनी के लिए ऐसे एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एक रूल लाया है कि CSR बोल करके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक कंपनी जितना भी अपना बेनिफिट कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, उसका कुछ हिस्सा उसको क्या करना पड़ेगा, समाज को देना पड़ेगा। फंड मतलब जो डोनेट वगैरह करना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो वो क्या कहलाता है, इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर। तुम लॉन्ग रन में फैक्ट्री सेटअप किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा जो फैक्ट्री में जो हजार्डस सामान बना रहा, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन नहीं फैलाए, जिससे दूसरा को नुकसान ना हो। पानी को तुम गंदा न करो, ताकि दूसरा उसको यूज़ करता है, फिश वगैरह अदर्स लिविंग एलिमेंट को हार्म नहीं हो जाए। तीसरा और क्या हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर में, कि तुम जो सामान बना रहा नेसेसरी गुड्स, उसको सस्ता में, मतलब एक रिजनेबल प्राइस में तुम बेचो, ऐसा नहीं कि हाई प्राइस में दे। इससे क्या होगा, पब्लिक लोग एक्सप्लॉइट ना हो, एक्सप्लॉइट मतलब हिताश ना हो, उन लोग निराश ना हो। तो ये सब इकोनॉमीज़ को देखते हुए चलना है। इस इकोनॉमीज़ को क्या बोलते हैं, इंटरनल। अब ये इकोनॉमीज़ एक फर्म अलग अपना सोच करके रखता है, इंडस्ट्री के बारे में नहीं, अपना फर्म। जैसे रिलायंस का अगर जियो है, तो ये जियो के लिए ही स्पेसिफिक है, जियो ही इसका बेनिफिट्स उठा सकता है, जियो को ही इससे नुकसान हो सकता है। तो ये जियो के लिए है, ना कि तुम्हारा पेट्रोल के लिए है या अदर्स के लिए है। तो ये डिफरेंट है या स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक फर्म है। अब हम लोग आएंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्या होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ वो सब फ़ायदा जो हमको कंपनी के बाहर से मिलेगा। क्या होगा, कंपनी के बाहर से हमको इकोनॉमीज़ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि कंपनी इकोनॉमीज़ ऑफ लोकलाइजेशन। देखो, जब तुम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने मांगता है ना, तुम अपना फैक्ट्री को तुम जो है एक नेटिव एरिया में खोलना चाहते हो। नेटिव एरिया का मतलब क्या है, कि जहाँ पर इतना पॉपुलेशन ना हो। जैसे तुम अगर 20 शहर में सिटी में खोलोगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा बहुत सारा केमिकल वगैरह हार्म करेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि सिटी में जो तुमको लेबर मिलता है ना, वो लेबर बहुत महंगा मिलता है। वही चीज़ तुम गाँव के तरफ या फिर टाउन के तरफ जाओगे, तो वहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, लेबर सस्ता में
मिलेगा, वहाँ पर इन्वायरमेंट भी तुमको सूट करेगा, गवर्नमेंट भी उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। तो ये सब बेनिफिट क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन। और क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन में, देखो एक यहाँ पर जो है एक्सटर्नल इकोनॉमी जो है ना, ये इकोनॉमीज किसको मिलता है, इंडस्ट्री को, पूरा का पूरा इंडस्ट्री को मिलता है। देखो मोस्टली जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल लो, मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है किसका, कार का बिजनेस है मेरा, कार बनाने का। अब कार का बिजनेस है तो वहाँ पर बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा, तो कार का जो इंडस्ट्री है वो क्या है, एक इंडस्ट्री है कार का। अब उसके अंदर सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है ना। तो ये जो बेनिफिट मिलेगा ना, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री को मिलेगा। देखो अब हम कार का जब इंडस्ट्री खोल रहे हैं, कार का इंडस्ट्री, तो हम एक जगह पे इंडस्ट्री खोलते हैं, पूरा का पूरा इंडस्ट्री एक ही जगह खोलते हैं, और अगल बगल में ही हम क्या करते हैं, तरह तरह का फर्म रखते हैं कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, उसी के सामने ही हम लोग क्या करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट रखते हैं, उसी के सामने परचेज डिपार्टमेंट रखते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है ना, कि अगर कभी इन दोनों के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़े तो इन लोग को ऐसा ना हो कि एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करके जाना पड़े बताने के लिए। इससे क्या होगा, कॉस्ट तुम्हारा बढ़ेगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो नुकसान भी होगा, और टाइम भी कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम होगा तो तुम्हारा एफिशिएंसी प्रोडक्शन का क्या होगा, गिर जाएगा। तो ये सब बेनिफिट्स क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन होता है, कि तुम ऐसा जगह में खोलो जहाँ तुमको लेबर सस्ता में मिल जाए। दूसरा चीज़ है, सब फर्म आपस में एक जगह रहेगा तो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घटेगा, तुम्हारा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तुम इजीली शेयर कर सकते हो एक दूसरे से, कुछ भी प्रॉब्लम है एक दूसरा को शेयर। जैसे मान लो हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, और मेरे एक बगल में एक फर्म है, उसका क्या है, तुम्हारा मार्केटिंग इकोनॉमीज है। मार्केट का काम वो संभालना, मार्केट में जो सेलर लोग बायर लोग, जो कस्टमर लोग सामान खरीदना, उन लोग को पसंद नहीं आया प्रोडक्ट उतना, तो उन लोग किसको बताएगा, मैनेजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बताएगा कि भाई आपका प्रोडक्ट खराब है। तो वो ये बात आकर के किसको बताएगा, हमको बताएगा, जो हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हम बना रहे, तो हमको आकर के इन्फॉर्मेशन देगा कि देखो मार्केट से बहुत सारा कंप्लेन आ रहा है कि सही नहीं बना रहा, तो ये सब क्वालिटी तुम अच्छा करो। तो ये सब इकोनॉमीज किसको बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन। दूसरा क्या है, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन अभी हम यहीं पे बता दिए कि अगर हमको कोई बात पता चला इसको बताना है तो हम इजीली जा करके बता सकते हैं। ये सब इकोनॉमीज ऐसे जगह सेट करो, तो ये सब इकोनॉमीज का होता है, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। देखो काम को अगर हम लोग अकेला, एक इंसान अकेला, जैसे कार का बिजनेस हम अकेला ही पूरा एक ही इंडस्ट्री खोलते और सबको लगा देते, एक आदमी पहले मैन्युफैक्चरिंग करता, फिर सेल करता, फिर परचेज करता, तो काम कितना मुश्किल हो जाता कि नहीं। जैसे गोल्ड मूवी देखा ना अक्षय कुमार का, वहाँ पर क्या होता है कि ईट रखने बोलता है सबको, तो एक एक करके सब उठा करके ले जाता है, टाइम कंज्यूम भी होता है, उन लोग थक भी जाता है। वही चीज़ क्या किया, एक चेन बना लिया, लोग लाइन बनाए और आपस में पास करते कि ऐसे काम भी जल्दी हुआ, कोई थका भी नहीं। तो वही हुआ डिवीजन ऑफ लेबर, एक तरह का एग्जांपल, कि काम को अगर हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट देंगे तो क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट उस फील्ड में क्या होगा, स्पेशल बन जाएगा, स्पेशलिटी बन जाएगा। और जो इस चीज़ में स्पेशलिटी बन जाएगा तो वो चीज़ क्या करेगा, सस्ता में जल्दी से जल्दी बनाएगा, नया नया नॉलेज लगाएगा। तो वो सब क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। ये सब जो कहाँ से आ रहा है, बाहर से, फैक्ट्री के बाहर से एग्जाम्पल मिल रहा है। लास्ट क्या, ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्री। एंसिलरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, छोटा मोटा इंडस्ट्री जो हेल्प करता है बड़ा इंडस्ट्री को। जैसे कि एग्जांपल ले लो, तुम्हारा बहुत सारा है, मान लो तुम ये देखा है ना, सुल्तान कंपनी देखा, सुल्तान कंपनी का क्या काम है, कुर्ता पैजामा बेचना, ठीक है, कुर्ता पैजामा बना करके उसका काम है बेचना। तो वो अपने इंडस्ट्री को क्या किया है, कपड़ा का अलग एक इंडस्ट्री दे दिया, हैंडलूम्स का जो क्या करता है, कपड़ा का थान बनाता है। तो एक तरह का मतलब जो ऐसा इंडस्ट्री जो बड़ा इंडस्ट्री को हेल्प करे सामान बनाने में, उस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं हम लोग, एंसिलरी इंडस्ट्री। तो अगर तुम इंडस्ट्री अपना बड़ा करोगे, लार्ज स्केल में करोगे, तो तुम्हारे वजह से क्या होगा, छोटा मोटा इंडस्ट्री भी क्या होगा, अच्छा होगा, ग्रोथ होगा उन लोग का। तो ये सब इंडस्ट्री का ये सब जो एग्जाम्पल था वो किसका था, तुम्हारा एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहलाता है, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक क्या है, डिस इकोनॉमीज। सर डिस इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है, डिस सेविंग इन पर यूनिट कॉस्ट। मतलब एक टाइम पे जब तुम फैक्ट्री को अपना बहुत ज़्यादा एक्सेस कर दोगे ना, बहुत ऊपर ले गया, और उसके बाद और तुम अगर ऊपर ले जाने मांग रहे हो, तो उस टाइम में तुम्हारा क्या होगा ना, एवरेज कॉस्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा और बहुत सारा नुकसान होने लग जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस इकोनॉमीज। मतलब क्या है, जैसे हम लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्शन को अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली लार्ज करने जाएंगे, इंक्रीज करने जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा आपका, बढ़ने लग जाएगा। बिगिनिंग
मीन्स टू राइज। अब जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा, बहुत सारा लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका पॉइंट क्या सर, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं होता, नहीं इसका एक्सटर्नल और इंटरनल नहीं होता भाई, नुकसान है। अब इंटरनल हो कि एक्सटर्नल हो वो नुकसान कहलाएगा। तो डिसइकोनॉमिक्स क्या क्या है, पहला पॉइंट क्या है, मैनेजरियल डिफिकल्टीज। देखो जब तुम कंपनी को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाओगे, बहुत एक्सपैंड कर लोगे ना, तो उस टाइम में तुमको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ में आया। तो उस टाइम में क्या होगा, संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक फैक्ट्री दूसरा फैक्ट्री, दुनिया का काम, ये फर्म वो फर्म, उतना पकड़ में भी नहीं आएगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा वर्कर्स लोग क्या करेगा, इसका बेनिफिट्स उठाएगा। जब तुम सही से मैनेज नहीं कर पाओगे तो वर्कर्स लोग क्या करेगा, तुमसे सैलरी ज़्यादा लेगा, काम सही से करके नहीं देगा एफिशिएंट मैनर पे। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट तुम्हारा बढ़ेगा और क्या निकलेगा, तुमको नुकसान देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या, लैक ऑफ फाइनेंस। देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ये तो तुम लोग को पता है कि पैसा बहुत चाहिए, लेकिन एक टाइम पे पैसा जितना भी चाहिए, जैसे कि अंबानी अगर लोन लेने जाएगा तो उसको लोन तो मिल जाएगा इजीली, लेकिन एक टाइम पे उसको भी लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पैसा उठा चुका है मार्केट से, और मार्केट में उतना पैसा देने से पहले सोचेगा, क्योंकि अगर डूब गया पैसा, अगर उसका कंपनी नुकसान में गया तो मतलब मार्केट का पैसा चला गया, मार्केट का पैसा, बैंक का पैसा या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा गया, मतलब एक इकोनॉमी का, एक हम लोगों का पैसा चला गया। तो उस टाइम में वो पैसा उठाने से पहले ना सोचता भी है। तो इसलिए फाइनेंस का ज़रूरत तो है, लेकिन इतना बड़ा करने के लिए फाइनेंस का ज़रूरत है, लेकिन उतना पैसा मिलना मुश्किल है। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। थर्ड प्रॉब्लम क्या, नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स। अब बहुत ज़्यादा बड़ा कर लोगे ना तुम कंपनी, या फिर मान लो मिसाल के तौर पे हम अभी छोटा मोटा कोचिंग, अगर मान लो एक बिजनेस चला रहा कोई भी इंसान, तो अपना वर्कर से क्या है, रेगुलर बेसिस पे उसका नाम जानता है, एड्रेस जानता है, उस बीमार पड़ा उससे पूछ रहा, भाई आज तुम बीमार नहीं आया, क्यों नहीं आया, बीमार हो क्या हो नहीं हो। लेकिन एक कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सेस बड़ा हो जाता है ना, तो अपना वर्कर से डायरेक्ट डील नहीं करता। एग्जाम्पल ले लो ना, तुम अगर रिलायंस कंपनी का कोई बंदा जियो कम्युनिकेशन में काम कर रहा है कॉल सेंटर में, तो वो क्या अंबानी से डेली बात करता होगा, नहीं करता होगा, मतलब वहाँ पर लिंक ही नहीं है ओनर्स और वर्कर्स के बीच में। बहुत सारा सबऑर्डिनेट बैठा के रख दिया अंबानी जी जो चलाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सनल अटैचमेंट नहीं मिलता वर्कर्स के बीच में, तो इससे क्या होता है, डीमोटिवेट होता है वर्कर्स लोग। दूसरा चीज़, उन लोग का मेहनत का उतना मतलब जो हकदार, बहुत कोई इंसान खा लेता है उन लोग का बेनिफिट्स वगैरह को, तो इससे क्या होता है, वर्कर्स लोग उतना एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, डिसइकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा। लास्ट क्या, इनकंसिस्टेंट इन क्वालिटी। देखो अगर तुम लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जाओगे ना, बहुत बड़ा हो गया कंपनी, तो वो अपना क्वालिटी पे थोड़ा सा ना डिफेक्ट ला देता है, क्वालिटी अपना ख़राब कर देता है। इनिशियल स्टेज में जब वो उठ रहा था तो अपना क्वालिटी को अच्छा मेंटेन किया, लेकिन जब वो बड़ा बन गया ना तो उसको क्वालिटी से उतना प्रॉब्लम नहीं, जान रहा कि मार्केट में कोई और है नहीं मेरा, तो वो क्या करता है, अपना क्वालिटी को घटा देता है। इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारा इनिशियल मतलब जो इंडस्ट्री नया नया राइज होता है, जो कि अच्छा क्वालिटी देता है, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा काम पैसा पे देता है, तो आदमी क्या करता है, स्विच करता है, कस्टमर वगैरह स्विच कर जाता है वहाँ पे। इससे क्या होता है, नुकसान होता है। ये सब क्या कहलाता है, डिसइकोनॉमिक्स। तो यहाँ तक का हम लोग का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 5 मार्क्स का ये चैप्टर था। होप सो हर एक पॉइंट को हम क्लियर कर दिया। ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़े रहिए, और भी तरह हम लोग वीडियोज़ लाते रहेंगे। जब तक का आप लोग हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए।